तो इसमें ना एंजाइम है, ठीक है, विटामिन हो गया था, एंजाइम है। एंजाइम क्या होता है, नाइट्रोजन यौगिकी होते हैं, मतलब एक प्रकार से ना प्रोटीन ही है ये। अब प्रोटीन में भी कौन सा है, एक फाइब्रस प्रोटीन बताया था, एक ग्लोबुलर प्रोटीन बताया था। ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब जो प्रोटीन होता है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन कैसा था, कुंडली के आकार में जो था, ठीक है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन क्या होता है, जो एमिनो अम्ल का बहुलक होता है, पॉलीमर, ठीक है। अब जैसे एंजाइम क्या है कि नाइट्रोजन यौगिक हो गया, ठीक है। प्रोटीन में भी क्या होता है, नाइट्रोजन यौगिक होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे प्रोटीन का क्या होता है कि उच्च अणुभार होता है, तो ऐसी जो है एंजाइम का भी क्या हो जाएगा, उच्च अणुभार हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि इनका जो नेचर होता है, वो जो प्रकृति होती है वो विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक नेचर होता है। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि जैसे ना एक रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक एंजाइम जो बहुत सारी रिएक्शन में यूज होगा, ठीक है। प्रत्येक एंजाइम का क्या होगा, अलग अलग कार्य होगा। मतलब कि कोई एंजाइम मतलब हर एक रिएक्शन के लिए क्या करेगा काम, एक ही एंजाइम करेगा, अलग अलग होगा जो, ठीक है। तो लिख लो एंजाइम क्या है। पहला पॉइंट है नाइट्रोजनी नाइट्रोजनी यौगिक, नाइट्रोजनी यौगिक। प्रकृति में प्रोटीन, प्रकृति में प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन क्या कर लिया हमने, पढ़ लिया, ठीक है। प्रोटीन क्या होता था, एमिनो अम्ल का बहुलक होता था, ठीक है। किसका, एमिनो अम्ल का बहुलक। ये क्या था, अल्फा एमिनो अम्ल का, एमिनो अम्ल के बहुलक, पॉलीमर, ये जो प्रोटीन है, ठीक है। एमिनो अम्ल की संरचना किस तरीके से होती थी, एन होता था, एच, एमिनो क्षारीय समूह होता था, एच, इधर से वाई, ये क्या होता था, परिवर्तनीय समूह, और आगे से कार्बोक्सिलिक अम्ल जो कि क्या है, अम्लीय समूह था, ठीक है। ये वाई चेंज होता जाएगा तो एमिनो अम्ल भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर जो था ये। तो ये प्रकृति में क्या होते हैं, प्रोटीन जैसे होते हैं। दूसरी चीज क्या है कि एंजाइम जो है पेड़ पौधों और जीवों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ, पेड़ पौधों और जीवों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं, क्या होता है, उच्च अणुभार। और प्रकृति कैसी होती है, विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट प्रकृति के, स्पेसिफिक कैरेक्टर बोल रहा हूं, स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। तो कोई बोलता है कि एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम क्या है, एंजाइम नाइट्रोजन यौगिक होते हैं जो कि प्रकृति में किसके जैसे होते हैं, प्रोटीन के जैसे होते हैं, और जिनका उच्च अणुभार होता है, ठीक है। और कहाँ से पाए जाते हैं, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में निर्मित होते हैं चीजें, ठीक है। इसके बाद देखो, जैसे एंजाइम एक्चुअल में होता क्या है, जैव उत्प्रेरक बोल रहे हैं। जैव उत्प्रेरक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कहाँ निर्मित हो रहे हैं, पेड़ पौधों और जीवों के अंदर। यहाँ पर जीवों छोड़िए, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, मतलब एक प्रकार का उत्प्रेरक ही है ये, जो कि क्या होगा, जैव उत्प्रेरक होगा, ठीक है। तो एंजाइम क्या है, जैव उत्प्रेरक, जैव
उत्प्रेरक, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जैव रासायनिक क्रियाएं होती है जो अभिक्रियाएं, जैसे श्वसन हो गया, तो श्वसन एक्चुअल में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, या भोजन का पाचन हो गया, वो भी क्या है एक्चुअल में, रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन से लेकर पाचन से लेकर जो है जो भी हमारे शरीर में क्या अभिक्रियाएं हो रही है, जैव रासायनिक क्रियाएं, मतलब जैव का मतलब क्या है, जीवों से, और रासायनिक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वहां पे। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करेगा, ये जो एंजाइम होता है उत्प्रेरित करता है। जैसे मैंने भोजन का पाचन ही बोला, तो फैक्ट क्या होता है हमने कल कि अगर हमारे शरीर से जो है क्या निकाल दिया जाए, एंजाइम निकाल दिए जाए, एंजाइम क्या कर दिया जाए, गायब कर दिए जाए, तो बिना एंजाइम के जो है हमारे भोजन को पचने में कितना टाइम लग जाएगा, 49 से 50 साल लग जाएंगे। वहीं जो है हम जिस भोजन को जो है सुबह खाएंगे या दिन में खाते हैं, तो वो भोजन जो है एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो जाता है, जल्दी पच जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो एंजाइम है एक प्रकार का क्या जैव उत्प्रेरक है, ठीक है, जैव उत्प्रेरक है, जो कि क्या करता है, जैव रासायनिक बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, जो जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं उनको क्या करेगा, उत्प्रेरित करता है। तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं क्या बोली, जीवित प्राणी में होने वाली जो क्या होंगी, केमिकल रिएक्शन, जीवित प्राणियों में होने वाली उपापचय क्रियाएं, ठीक है, वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो ये है, तो जैसे एक्चुअल में जैसे देखा होगा, जैसे खाना खाते हैं हम, ठीक है, तो खाने में क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वसा हो सकता है ना, विटामिन हो सकता है। तो जैसे जो है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे हमारे पास क्या है, स्टार्च हो गया, माल्टोज हो गया, तो जैसे ना स्टार्च है, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, लंबी जो श्रृंखला वाले क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड के जो बहुलक होते हैं, मतलब, ठीक है, शुगर के, शर्करा के। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च मान लो, तो स्टार्च जैसे ना हमारे मुंह में जाता है, तो मुंह में क्या होता है, सलाइवा होता है, ठीक है, तो सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो मुंह के सलाइवा के संपर्क में जैसे ही क्या आएगा, स्टार्च आएगा, वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में, ठीक है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में। उसके बाद जो है, जो माल्टोज में कन्वर्ट होने के बाद जैसे आंत में जाएगा, तो आंत में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज जैसी अलग अलग कोशिकाओं में जाएगा, वहां पर ऑक्सीकरण अपचयन जो भी अभिक्रियाएं होनी होगी सेल में जाके, तो वो किस में टूट जाता है, CO2 H2O एनर्जी वगैरह में टूट जाता है। इस तरीके से जो प्रोसेस होती है, जैसे, तो अब ये ना, जैसे इस प्रोसेस को होने में एक्चुअल में टाइम जो एंजाइम क्या कर रहा है, काम कर रहा हूँ, जैसे पेट आंत में होगा, पेप्सिन एंजाइम हो गया, मुंह में हो गया, तो कौन सा है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो फैक्ट की बात कर रहा था, अगर एंजाइम ना हो तो उसी भोजन को पचने में टाइम कितना लग रहा है, सीधे 49 से 50 साल। तो इसको लिख भी लेना कहीं, बिना एंजाइम के एक समय के
के भोजन को पचने में 49 ईयर्स लग सकते हैं। अगर एंजाइम क्या कर दिए जाए, गायब कर दिए जाए। ठीक है, तो यदि शरीर से जो है एंजाइम गायब हो जाए तो एक समय के भोजन को पाचन करने में क्या 49 से 50 साल लग सकते हैं। अब जैसे उदाहरण देखने हैं किसके, एंजाइम के। उदाहरण है जैसे ना, ठीक है, जैसे ना किण्वन होता है, फर्मेंटेशन बोलते हैं जिसको, ठीक है, किण्वनीकरण, जिसमें क्या होता है कि शुगर से जो है क्या बनाया जाता है, एल्कोहल। तो जो रिएक्शन होती है 2 स्टेप में चलती है। पहले स्टेप में क्या होता है, किण्वन में जो हमारे पास सुक्रोज होगा उसका प्रतिपन होता है इनवर्ट शुगर, जो हमने पढ़ी थी अपवृत शर्करा, कि पहले जो है वो क्या रहेगी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाम ध्रुवण में। तो इसीलिए जो है उसको शर्करा का प्रतिपन बोला जाता है, जो रिएक्शन होती है, जो हमने चौथे चैप्टर में पढ़ी थी। यहाँ पर कौन सी शुगर पढ़ी, अपवृत शर्करा या प्रतिपन, इनवर्ट शुगर। पहले स्टेप में क्या होता है, शुगर का इन्वर्जन होता है, और दूसरे स्टेप में जैसे ही शुगर का इन्वर्जन से क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज जो है दूसरे स्टेप में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल में। तो 2 स्टेप में जो ये रिएक्शन हो रही है इसको क्या बोलते हैं, किण्वन की प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो पहला उदाहरण क्या है, जो किण्वन है, ये पूछ भी रखा है पेपर में, ठीक है, किण्वन वाला फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे अंगूर वगैरह होते हैं, ठीक है, ग्रेप्स, तो अंगूर से क्या किया जाता है, जैसे क्रश किया जाता है उनको, मतलब ठीक है, मशीन में डाल क्या किया जाता है, उनको क्रश किया जाता है, तो वहां से जो है शुगर प्राप्त होता है, कौन सा, सुक्रोज। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, सुक्रोज। जो पहला स्टेप है इसमें C12H22O11, ये क्या निकल के आई, सुक्रोज। कहां से, ग्रेप शुगर है, ग्रेप्स शुगर, मतलब अंगूर को क्या किया, बहुत सारे अंगूर को क्या किया, क्रश किया वहां पे, ठीक है, तो वहां से जो है मतलब जूस निकाला उसका। इसके बाद क्या किया जाता है, जो यहाँ पर सुक्रोज मिला है, ग्रेप शुगर, उन ग्रेप शुगर में जो है सूक्ष्म जीव होता है ईस्ट, वो मिलाते हैं, क्या होता है, ईस्ट, खमीर। ठीक है, तो ईस्ट में क्या होता है कि इन्वर्टेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, ईस्ट से जो है कौन सा एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम। कहां से आया ये, ईस्ट से। इस ईस्ट से जो है इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, इस सुक्रोज को ग्लूकोज और किस में तोड़ता है, फ्रक्टोज में। C6H12O6, C6H12O6, ग्लूकोज और क्या, फ्रक्टोज। पहले स्टेप में यह हुआ। ठीक है, जो ईस्ट से प्राप्त इन्वर्टेज एंजाइम है वो क्या करता है, सुक्रोज को जो है अपघटित कर देता है, किसमें, C6H12O6 और C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब जैसे हालांकि यहाँ पर क्या H2O होना था अगर पूरा बैलेंसिंग देखा जाए, लेकिन H2O तो बात सही है कि जब जूस निकालेंगे तो H2O तो रहेगा ही वहां पर। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया, इस इन्वर्टेज एंजाइम ने कन्वर्ट किया है किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इसके बाद क्या होता है कि दूसरे स्टेप में ये जो ये वाली रिएक्शन है, ये क्या बोलते हैं इसको, शर्करा का प्रतिपन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, इन्वर्जन ऑफ शुगर बोला जाता है। ये वाली जो फर्स्ट स्टेप वाली रिएक्शन है, शर्करा का प्रतिपन, इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक,
दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो ग्लूकोज प्राप्त हुआ है C6H12O6, क्या प्राप्त हुआ, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है यहाँ पर ना ईस्ट ही होता है, क्योंकि हमने मिला के रखा वहां पे ईस्ट डाल रखा है। तो ये ग्लूकोज को जो है ईस्ट पे क्या होता है, एक जाइमेज एंजाइम निकलता है वहां से, ईस्ट से। कौन सा एंजाइम, जाइमेज। अब देख लो मैंने क्या बोला, जीवों और पेड़ पौधों में क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। ये जो ईस्ट है वो क्या सूक्ष्म जीव में आता है। यहां से क्या निकल रहा है फिर, जाइमेज एंजाइम। मतलब यहाँ पर पहले स्टेप में क्या था, इन्वर्टेज एंजाइम था, दूसरे में क्या गया, जाइमेज। ऐसा नहीं हुआ कि इन्वर्टेज ने सारा काम किया। इन्वर्टेज का काम क्या था, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करना। अब जो बनेगा यहां से देखो, एक तो बनेगा एथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है, और दूसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। बैलेंस करना है तो कर सकते हैं, ये 2 कर देना यहाँ, ठीक है, 5 और 10, और यहाँ 2 कर देना, बैलेंस हो गया। तो यहां पर क्या बन गया, ये एथेनॉल। क्या बन गया, एथेनॉल। तो हर एक एंजाइम का क्या है, हर एक रिएक्शन का क्या अलग एंजाइम है मतलब। तो यहां पर क्या है कि इन्वर्टेज का अलग काम है और जाइमेज का अलग काम है। तो ये है पहला उदाहरण है। और जैसे ना इसमें 2016 में सवाल भी आ रखा है 1 नंबर में, निम्नलिखित में से ग्लूकोज में एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो वहां पर दोनों दे रखे हैं, जाइमेज भी दे रखा है, इन्वर्टेज भी दे रखा है। तो कई बच्चे इन्वर्टेज कर देते हैं, सवाल ध्यान से देखना है, ठीक है। कौन सा होगा आंसर, जाइमेज होगा, ठीक है। अगर आता कि सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, तब जाके क्या होता है, इन्वर्टेज। तो ये वाला पूछ भी रखा है उसने। ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखो, जैसे माल्टोज को जो है कन्वर्ट करते हैं किसमें, ग्लूकोज में। वहां पर कौन सा एंजाइम होता है, माल्टेज एंजाइम, ठीक है। क्या बोला, माल्टोज को ग्लूकोज में 2 अणु ग्लूकोज मिलता है, माल्टोज है जैसे C12H22O11, क्या बोला, माल्टोज। यहां पर कौन सा एंजाइम दिया जाता है, माल्टेज एंजाइम। ये क्या करेगा, इसको 2C6H12O6 मतलब किस में परिवर्तित कर देगा, ग्लूकोज में। तो कौन सा एंजाइम है, माल्टेज एंजाइम। ऐसे ही और उदाहरण है, ठीक है। और उदाहरण जैसे स्टार्च होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार का। तो स्टार्च को जो है माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है कौन, जो थूक में सलाइवा में मौजूद कौन सा, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, ठीक है। तो उसको भी लिख लेना। तीसरा क्या है, स्टार्च क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज। ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। सलाइवरी एमाइलेज किस में पाया जाता है, सलाइवा में, ठीक है, थूक में। इसलिए बोलते हैं तो थूक को बार बार नहीं थूकना चाहिए, इस कहीं की आदत होती है ना, ठीक है। ऐसे ही जो है जैसे दूध से दही होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, तो उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलाई एंजाइम होता है, किसमें, जीवों में ही मिल रहा है। क्या होगा, चौथा उदाहरण क्या, अगर दूध से क्या बनाना है, दही, तो क्या होता है, लैक्टोबैसिलाई एंजाइम, लैक्टोबैसिलाई एंजाइम जो किस में होगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जो क्या होता है, लैक्टोबैसिलस
जीवाणु में। जीवाणु, तो वो लैक्टोबैसिलाई एंजाइम क्या करता है, दूध को क्या कर देता है, दही में, मिल्क से क्या, कर्ड बोलते हैं जिसको, दही। ऐसी जो है पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, ठीक है। तो पेप्सिनोजन एंजाइम को प्रो एंजाइम भी बोलते हैं, जो असक्रिय होता है मतलब। लेकिन जैसे ही जो है पेप्सिनोजन एंजाइम जो पेट में ना HCl होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम भी पेट में होता है, और हमारे पास क्या होता है, HCl भी होता है। जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को क्या करता है, पेप्सिन और पेप्टोन्स में पेप्टोन्स और पेप्टाइड में तोड़ता है, ठीक है। तो क्या बोला, पेप्सिनोजन एंजाइम क्या रहता है, पहले असक्रिय। तो ये कहाँ है, पेट में, ठीक है। जैसे ही जो है किसके संपर्क में आएगा, HCl, किसके, HCl के। तो HCl के संपर्क में आएगा तो ये किस में बदल जाएगा, पेप्सिन में। किसमें, पेप्सिन में, जो कि क्या होता है, सक्रिय होता है। और ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है, पेप्टाइड और पेप्टोन्स में, ठीक है। पेप्टाइड और पेप्टोन्स में बदल देते हैं ये। ऐसे ही जो है जैसे यूरिया है, तो यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। तो यूरिया जो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, यूरिएज की उपस्थिति में, ठीक है। यूरिया NH2CO NH2 ये, ठीक है। तो यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में किस किस में जाएगा, NH3 और किसमें, CO2 में। तो 2 NH3 कर देना यहाँ पे, H2O कर देना इसको, तो पूरा बैलेंसिंग चाह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऐसे एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, जो कि क्या करता है, एक साथ ही ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया करता है, ठीक है। एक साथ ही क्या करता है, ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ये क्या करेगा, एक साथ ही ऑक्सीकरण और अपचयन करवाता है। ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज आ रहा, दोनों। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन। एक ही साथ क्या करता है, एक ही साथ ऑक्सीकरण और क्या, अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो इस तरीके से उदाहरण थे एंजाइम्स के। तो अब जैसे ना एंजाइम के गुण धर्म होते हैं, तो एक तो जो एंजाइम होता है उच्च गुणवत्ता या उच्च दक्षता बोलते हैं, जिसको हाई एफिशिएंट होते हैं। हाईली क्या होता है, एफिशिएंट, मतलब 1 मिनट में ना एक एंजाइम का अणु जो है 10 लाख अभिकारक अणुओं को सक्रिय कर सकता है। वहां पे क्या बोला, 1 मिनट में जो एक मॉलिक्यूल एंजाइम का होगा, एक एंजाइम का अणु वो क्या करेगा, 1 मिलियन अभिकारक अणुओं को उत्प्रेरित कर सकता है, ठीक है। एक एंजाइम का अणु 1 मिनट में कितने, 10 लाख, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख।
दूसरा जो गुणधर्म होता है वो होता है प्रकृति में विशिष्ट होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक मतलब हर एक एंजाइम का क्या है, एक ही कार्य है मतलब। ठीक है, विशिष्ट प्रकृतियां उनकी। तीसरा जैसे जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, ऐसा तापमान जिस पर एंजाइम ना बहुत अधिक अच्छे से काम करे। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा हमें बुखार आता है तो हमें ना भूख कम लगती है, समझ रहे हो, हमें ना जैसे बुखार आता है भूख कम लगती है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू होता है। लेकिन जैसे जो एंजाइम को अच्छे से काम करने के लिए जो टेम्परेचर की जरूरत होती है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 298 से 310 केल्विन में चाहिए होता है। लेकिन जैसे टेम्परेचर ना इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वहां पर जो है अगर टेम्परेचर रहेगा जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 25 से 37, तो उस टेम्परेचर पर जो है एंजाइम क्या करेगा, अच्छे से भोजन को पाचन कराएगा। लेकिन जैसे आप बुखार आ रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो वहां पर जो है वो इष्टतम तापमान के एंजाइम को नहीं मिल पाता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, वो फिर भूख कम लगती है, मतलब एंजाइम अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा वहां पर। इसीलिए तो बुखार में क्या होता है, भूख क्या होती है, कम लगती है। ऐसे ही जो है इसमें ऑप्टिमम पीएच भी चाहिए होता है, कि मतलब ऐसा पीएच जिस पर क्या करे वो अच्छे से कार्य कर सके। मतलब तो वो जो पीएच होता है 2 से लेकर 5 तक होता है, वो सॉरी 5 से लेकर 7 तक। ठीक है, जो ऑप्टिमम पीएच है कि जिस पर जो है हमारा एंजाइम क्या करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। क्या क्या बोला, एक तो मैंने बोला कि हाईली एफिशिएंट होता है, क्या उच्च गुणवत्ता मतलब उच्च दक्षता होती है उसकी, कि वो क्या करेगा 1 मिनट में जो है एक एंजाइम का अणु क्या कर सकता है, 10 लाख 1 मिलियन अभिकारक अणुओं को उत्प्रेरित कर सकता है, कि अभिक्रिया करने के लिए क्या करेगा, उनको सक्रिय करेगा। दूसरा क्या बोला मैंने, प्रकृति में जो है उच्च विशिष्ट होता है, मतलब एक एंजाइम का क्या होगा, एक ही कार्य होगा। जैसे यहाँ पर क्या था, स्टार्च में अगर मेरे को माल्टोज में कन्वर्ट करना है तो मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए होगा, सलाइवरी एमाइलेज ही करेगा। अगर मुझे जो है क्या करना है जैसे दूसरा ये दूध से जो है दही बनाना है तो कौन सा चाहिए, लैक्टोबैसिलाइज। जैसे मुझे सुक्रोज से जो है ग्लूकोज बनाना था, कौन सा था वहां पर, इनवर्टेज ही था। तो प्रत्येक क्या है, प्रत्येक का अलग कार्य है, मतलब ऐसा नहीं है कि दो एक ही एंजाइम और दो रिएक्शन में यूज हो रहा है, तो विशिष्ट प्रकृति है। तीसरा क्या बोला मैंने, ऑप्टिमम टेम्परेचर, हिंदी में बोलते हैं इष्टतम तापमान, कि ऐसा तापमान जिस पर क्या हो, एंजाइम जो है, एंजाइम की जो सक्रियता हो वो क्या हो, बहुत अच्छी हो, अच्छे से वो क्या कर सके वहां पे काम। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो क्या बोला मैंने, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब 298 केल्विन से लेकर 310 केल्विन के बीच में। अब जब बुखार आता है जैसे, तो बुखार में क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। अब तापमान बढ़ेगा तो मतलब 37 डिग्री से ऊपर जा रहा है जैसे, तो 37 डिग्री से ऊपर जाएगा तापमान, जो एंजाइम को कार्य करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए वहां पर टेम्परेचर क्या था, 25 और 37 की रेंज थी। जैसे टेम्परेचर 37 से ऊपर हो गया वो क्या करेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा। अच्छे से काम नहीं करेगा तो जो भोजन हम खा रहे हैं वो क्या होगा, लेट में पचेगा, भूख क्या लगेगी, भूख मतलब कम लगती है वहां पे। ऐसे जो है ऑप्टिमम पीएच होता है 5 से लेकर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इस तरीके से ये क्या है, इसके गुणधर्म है। इसके बाद ना एंजाइम की क्रियाविधि है, कि एंजाइम जो है किस प्रकार से जो है यहाँ पर क्या है, मैकेनिज्म काम करता है। मतलब तो हमारे पास जो एंजाइम है वो विशिष्ट प्रकृति के हैं, और जो यहाँ पर मैकेनिज्म लगता है लॉक एंड की मैकेनिज्म लगता है। ठीक है, जो मैं कल भी बात कर रहा था कि जैसे क्या होता है प्रत्येक ताले के लिए एक अलग चाबी होगी, ऐसे ही क्या होता है यहाँ पर भी जो है प्रत्येक काम के लिए क्या है, एक ही एंजाइम काम करेगा। तो क्रियाविधि देखनी किस तरीके से जो है मैकेनिज्म चलता है। एंजाइम उत्प्रेरण क्रियाविधि, ये ना लास्ट चैप्टर में नहीं है, ये 5वें चैप्टर में है, जो चैप्टर हट रखा है तुम्हारा पृष्ठ रसायन वाला। जैसे लास्ट चैप्टर में देखोगे तो वहां पर साफ लिख रखा है कि पाठ 5 एकक 12 में देख लिया कि इसकी क्रियाविधि जो है, ठीक है, तो वहां पे नहीं, इस चैप्टर में नहीं है क्रियाविधि, लेकिन करवा रहा हूं मैं, क्योंकि वहां पर साफ लिखा क्या लाइन लिखी है, पाठ 5 में देखें पृष्ठ रसायन में।
तो एंजाइम उत्प्रेरण की क्या क्रियाविधि। क्या बोला, लॉक एंड की क्रियाविधि। कौन सी, लॉक एंड की। तो जिस प्रकार से जो है प्रत्येक हर एक ताले की क्या होती है, एक विशिष्ट चाबी है, मतलब की होती है। तो ऐसे ही जो है प्रत्येक अभिक्रिया के लिए क्या होगा, एक विशिष्ट एंजाइम होगा। ठीक है, जो हमने अभी बात भी की है कि अगर मुझे जो है इन्वर्टेज एंजाइम है तो इन्वर्टेज एंजाइम का एक ही कार्य है, वो क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलेगा। ठीक है, या फिर जैसे अगर जो है क्या करना है, स्टार्च को जो है किस में परिवर्तित करना है, माल्टोज में, तो सलाइवरी एमाइलेज। दूध से अगर जो है दही प्राप्त करना है तो क्या, लैक्टोबैसिलाई एंजाइम। तो मतलब क्या है कि लॉक की मैकेनिज्म पे काम करता है क्या, एंजाइम उत्प्रेरण जो क्रियाविधि है। तो यहाँ पर देखना क्रियाविधि किस तरीके से, जैसे ना समझना है इसको कि एंजाइम का जैसे मैं शेप जो उसमें बता रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है। जैसे ये है, जैसे ये मान लो कि ये क्या है, एंजाइम है। ठीक है, ये क्या है, एंजाइम। अब एंजाइम करता क्या है, अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, तो हमें जैसे एंजाइम लिया, एंजाइम के साथ क्या करना पड़ेगा, जैसे जो है मैं क्या कर रहा था, मैंने क्या बोला कि ईस्ट को जो है किस में मिला दिया जाता है, जो सुक्रोज था, तो सुक्रोज के अभिकारक है। तो ये मान लो कि ये क्या है, हमारा अभिकारक है। अब अभी तक तो तुम लोगों ने जो है रिएक्टेंट सुना होगा अभिकारक के लिए, यहां पर ना सबस्ट्रेट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। अभिक्रियक बोलते हैं जिसको, अभिकारक। जिसको क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट। ठीक है, तो अब जो ये एंजाइम है ये क्या करेगा, अब यहां पर देख रहे होंगे जो एंजाइम का आकार है और जो अभिकारक का आकार है वो एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री शेप में दिख रहा। ये खाने यहां से यहां पर क्या है, ऊपर से, मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि एक दूसरे में फिट बैठ जाएंगे। अब ये वाला ना यहां से आएगा और ये क्या करेगा, या फिर ये वाला जैसे ये ऊपर से बैठ जाएगा खांचों में। ठीक है, तो एक्चुअल में जो एंजाइम और जो अभिकारक का आकार होगा वो एक दूसरे का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, पूरक आकार में होगा। मतलब अब यहां से क्या होता है, जो क्रियाविधि बता रहा हूं ये जब बनाएगा तो यहां पर क्या बनाएगा, एंजाइम अभिकारक कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्योंकि ये जो अभिकारक है किससे जुड़ जाएगा, एंजाइम से, या एंजाइम जो है क्या करेगा, यहाँ इस पे अटैक करेगा। ठीक है, जुड़ जाएगा। तो अब जब जुड़ेगा तो सीधे एक डब्बा टाइप में बना देगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे ना ताले में चाबी जाती है, तो ऐसा थोड़े होगा कि नीरज का ताला है तो उसमें कोई सी चाबी फिट कर दो। वो जो अंदर छेद है उसमें क्या है, उतने आकार का होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री आकार होना चाहिए। अब यहां से क्या होगा, ये फिट जैसे ही होगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये बन गया सीधे। ये ना यहां देखो, ये आगे वहां पे ऊपर से तो सेम है, इधर से भी आधा डब्बा ये है। ठीक है, उसके बाद देखना यहां पे, ये देखना ये आ रहा है उल्टे में, तो इसको ना कॉमन भाग ले रखा है, ये वाला और ये वाला एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। वो ये जो है यहां आ गया, अब यहां पर क्या हो गया, इस तरीके से आ गई। ये क्या बना यहां पर, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये एंजाइम वाला भाग है और ये क्या है, सबस्ट्रेट वाला भाग है। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट भाग जुड़ गया है, मतलब एंजाइम और अभिकारक वाला भाग जुड़ चुका है, तो अब ये एंजाइम क्या करेगा, इस अभिकारक को किस में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, उत्पाद में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, उत्पाद में।
ये तो ये है, ये प्रोडक्ट, ये क्या है, एंजाइम। ये एंजाइम ने क्या कर दिया, इस जो मेरे पास क्या था सबस्ट्रेट था, इसको किस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट में। जैसे ना यहाँ पर C12H22O11 इन्वर्टेज एंजाइम आया। इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, उसको दो प्रोडक्ट में, कौन कौन सा, C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 फ्रक्टोज। तो ये हो गया। अब जब एंजाइम ने जो है क्या कर दिया, प्रोडक्ट में बदल दिया है, तो उसके बाद एंजाइम क्या हो जाएगा, जैसा आया था वैसे ही वापस चला जाएगा। तो ये क्या बना यहाँ पर, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद क्या होगा, एंजाइम अलग हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम एक प्रकार का क्या उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक क्या कर रहा है, सिर्फ अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा। अब जैसा आया था वैसे ही क्या हो जाएगा, वापसी की ओर भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये होगा। अगले उसमें क्या होगा, जो एंजाइम था ये अलग निकल गया, और यहां पर क्या बन गया, दो प्रोडक्ट बन गए। क्या बन गए, दो प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट किस तरीके से बने, एक दो, ये क्या है, पी पी। दिख रहा है, ये दो प्रोडक्ट में ये इतना शेप आया जो ये ठीक है। और ये वाला दूसरा जो प्रोडक्ट है ये वो नीचे बना दिया, तो उल्टा हो गया थोड़ा। तो इस तरीके से ठीक है। तो एक्चुअल में जो प्रोसेस चली उसमें क्या हुआ, पहले एंजाइम जो है किससे अटैच हुआ, सबस्ट्रेट। एंजाइम किससे जुड़ा, सबस्ट्रेट से अटैच हुआ, मतलब एंजाइम अभिकारक से जोड़ रहा है। और क्या बना रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ES कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब ये ES कॉम्प्लेक्स जैसे ही बने, तो ये ES कॉम्प्लेक्स वहां पर क्या हो रही है, अभिक्रिया होगी, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, किस में, EP कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या हो रहा था, EP कॉम्प्लेक्स के बाद जैसे ही बना, तो E अलग, एंजाइम अलग, और प्रोडक्ट क्या हो रहा, अलग। एंजाइम अलग हुआ और प्रोडक्ट अलग हुआ। ठीक है। तो विशिष्ट प्रकृति का है, क्या बोला, जिस प्रकार से जो है प्रत्येक ताले की एक विशिष्ट चाबी होती है। लिखना चाह रहे हो लिख भी सकते हो। जिस प्रकार प्रत्येक ताले की एक विशिष्ट चाबी होती है, उसी प्रकार प्रत्येक अभिकारक, सबस्ट्रेट बोल रहे हैं जिसको, प्रत्येक अभिकारक के लिए विशिष्ट एंजाइम कार्य करता है। प्रत्येक अभिकारक के लिए विशिष्ट एंजाइम होता है। ठीक है, विशिष्ट एंजाइम होता है। ये है। तो ये क्या है, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि है। अगर कोई पूछता है, अगर और से लिखना, तो सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में एंजाइम जो है अभिकारक से जुड़ा। एंजाइम जब अभिकारक से जुड़ा तो क्या हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम अभिकारक कॉम्प्लेक्स बना। उसके बाद क्या हुआ, वहां पर अभिक्रिया हुई और वो किस में कन्वर्ट हुआ, एंजाइम उत्पाद कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद जो है एंजाइम उत्पाद किस में, एंजाइम अलग हो गया और उत्पाद अलग।
यही लिखना होता है, ये मैंने इसी में दिखा दिया है। ये एस क्या है, सबस्ट्रेट है। ये इस तरीके से ना क्रिया भी दिया है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो एंजाइम और जो अभिकारक का शेप होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के पूरक होगा। ठीक है, एक दूसरे के पूरक। अब जरूरी नहीं तुम ऐसे बना रहे हो, जैसे हो सकता है कि ऐसा भी दिखा सकता है, जैसे ना ये मान लो ये क्या है, ये एंजाइम है, तो अब मुझे जो सबस्ट्रेट रखने पड़ेंगे यहां इस खांचे में घुसाने के लिए रखने हैं। ये क्या है मेरा एंजाइम, तो मैं सबस्ट्रेट क्या रखूंगा, इस तरीके से रखूंगा। मतलब दो अलग अलग रखने हैं, जैसे ये दो आने चाहिए इसके अंदर, ये है जैसे दो आगे ये, तो ये दो कहां चले जाएंगे इसके अंदर, जो बनेगा एस डब्बा बन जाएगा। ये क्या बन गया एंजाइम, ये क्या था सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद क्या होगा, ये एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, लास्ट में क्या होगा एंजाइम अलग निकल जाएगा और प्रोडक्ट अलग निकल जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, वो शेप जैसे इसमें दिखा रखा है ऐसी इस तरीके से इसको दिखा सकते हो। तो ये क्या थी, मतलब आकार क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, पूरक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ताले को जो है ताले से खोल रहे हो। ठीक है, ताले को क्या है, चाबी घुसनी चाहिए उसमें। ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट के लिए क्या होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, तभी जाके मतलब जो एंजाइम वो अपने से, जो एंजाइम क्या करेगा सबस्ट्रेट से जुड़ रहा है वहां पे, तो जुड़ेगा कब, जब यहाँ पर लॉक की वाला क्रियाविधि लगेगी। तो इस तरीके से लॉक की मैकेनिज्म है इसकी। यहाँ तक कि एमएससी में भी है, वहां पे ना बायोकेमिस्ट्री होता है एक सब्जेक्ट, उसमें आता है वो। यहाँ तो नहीं है इतना ऐसा कुछ।